ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और हमने कैरेक्टर के नाम चेंज कर रखे हैं ताकि हमारे चैनल पर कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी सुधा और अपने 10 वर्षीय बेटे मोहन के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह दिन रात मेहनत कर खेतों में काम करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वो हमेशा अपनी पत्नी और बेटे के लिए अच्छा जीवन देने का सपना देखता था। एक दिन रमेश सुबह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी से बात करता है। सुधा, सूरज चढ़ आया है, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम सोहन का ध्यान रखना। हाँ, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। और हाँ, शाम को आते समय दुकान से थोड़ी शक्कर लेते आना, घर में खत्म हो गई है। ठीक है सुधा, मैं खेत में बहुत मेहनत करूंगा, शायद इस बार अच्छी फसल हो जाए। रमेश बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। सुधा घर के आंगन में बैठी थी। वह अपने पति के खेत जाने के बाद गांव के सेठ जयचंद के आने का इंतजार करती है। सेठ जयचंद गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी था। वो हमेशा गरीबों का शोषण करता था। सुधा का सेठ से चोरी छिपे मिलना जुलना होता था। सुधा घर के बाहर बैठी थी। उसे दूर सेठ जयचंद की कार आती दिखाई देती है। वह चौंक जाती है और इधर-उधर देखती है कि कहीं कोई उसे देख ना ले। सेठ जयचंद अपनी चमकती हुई कार से उतरता है और इधर-उधर देखता है। सुधा, ओ सुधा। सेठ जी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी की चिंता मत करो सुधा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम कहो तो रमेश को इस गांव से ही निकलवा दूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करिए, बस मेरे लिए थोड़ा धन और आभूषण लाते रहिए। सेठ जयचंद अपनी जेब से एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल निकालता है, जिसमें सोने की अंगूठी और चांदी की पायल होती है। सुधा की आंखें चमक उठती हैं। वह पायल को हाथ में लेकर निहारने लगती है। ओहो सेठ जी, आप तो दिल जीत लेते हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा मेरी रानी, बस तुम रमेश को इसी तरह बेवकूफ बनाकर रखो। सुधा हंसती है और सेठ जयचंद को अंदर ले जाती है। दोनों चोरी छिपे बातें करते हैं। उसी समय पड़ोस की महिला लता खिड़की से ये सब देख लेती है। लता का मन क्रोध से भर उठता है। उधर रमेश खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। गर्मी में उसके माथे से पसीना टपक रहा था, पर वो रुका नहीं। वह सोच रहा था कि इस बार अच्छी फसल होने पर वह अपनी पत्नी को नई साड़ी और बेटे के लिए खिलौने लाएगा। भगवान इस बार मेरी मेहनत रंग ला दे, मेरी सुधा और मोहन बहुत खुश होंगे। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी गांव का चरवाहा वहां से गुजरता है। अरे रमेश भैया, इतनी धूप में अकेले काम कर रहे हो? क्या करूं भाई, परिवार के लिए करना ही पड़ता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर चरवाहा अपने रास्ते चला जाता है। रमेश फिर से खेत में लग जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। उधर लता, जो सुधा और सेठ जयचंद को साथ में देख चुकी थी, वह रमेश के पास पहुंचती है। रमेश भाई, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ लता बहन, बोलो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह बात बतानी चाहिए या नहीं, पर मैंने आज सुधा को सेठ जयचंद के साथ देखा। वे दोनों बहुत नजदीक थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सुधा तो घर पर थी। हाँ, वह घर पर ही थी, लेकिन सेठ जयचंद तुम्हारे घर पर ही आया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। रमेश का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसका दिल बैठने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। वो जल्दी जल्दी अपना हल छोड़कर गांव की ओर दौड़ पड़ता है। रमेश जब घर पहुंचता है तो वह देखता है कि सेठ जयचंद की कार घर के पास से जा रही थी। उसके मन में संदेह और अधिक गहरा हो जाता है। वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि सुधा बहुत खुश नजर आ रही थी। रमेश का दिल टूट जाता है। सुधा, ये क्या हो रहा है? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रमेश का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से पूछता है, सुधा, तुमने मेरे साथ ये विश्वासघात क्यों किया? मैंने तुम्हें हर सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। रमेश मेरी बात सुनो।
रमेश बिना कुछ सुने गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अब उसका विश्वास टूट चुका था। गर्म दोपहर का समय रमेश गांव की गलियों में निशब्द सा चल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया था। इसके बाद रमेश गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी गांव के एक पंडित विजय लक्ष्मी वहां से गुजरते हैं। पंडित जी रमेश को इस हालत में देखकर चौंक उठते हैं। अरे रमेश बेटा, क्या हुआ? तू इस हालत में क्यों बैठा है? पंडित जी, मेरी सुधा, उसने मुझे धोखा दिया है। बता बेटा, क्या बात हुई? पंडित जी, मेरी पत्नी का गांव के सेठ जयचंद के साथ संबंध है। जब मैं खेत में मेहनत कर रहा था तब वो उसके साथ घर में थी। बेटा, यह दुनिया बड़ी निर्दयी है, पर तुझे धैर्य रखना होगा। अपने बेटे मोहन के लिए तुझे मजबूत बनना होगा। एक धोखेबाज औरत के लिए अपने जीवन को बर्बाद मत कर रमेश। रमेश पंडित जी की बातों को ध्यान से सुनता है, पर उसका मन अब भी बेचैन था। वो उठ घर लौटने का फैसला करता है। सूरज अस्त होने को था। रमेश भारी कदमों से अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, वो देखता है कि सुधा आराम से बैठी थी और मोहन लेटा था। अरे रमेश, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। हाँ सुधा, बहुत थक गया हूँ, बस बहुत थक गया हूँ। रमेश की आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। वो बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। सुधा को उसका व्यवहार अजीब लगने लगता है। वह उसके पीछे पीछे जाती है। क्या बात है रमेश, तुम इतने चुप क्यों हो? सुधा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सुधा को रमेश की बात सुनकर एक पल के लिए घबराहट होती है, लेकिन वह संभल जाती है। यह क्या सवाल है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें सेठ रघुवीर के साथ। सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कुछ कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाती। रमेश का गुस्सा अब फूट पड़ता है। क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम्हें और मोहन को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत की, तुम्हारी खुशी के लिए अपना खून पसीना बहाया, और तुमने सुधा ये क्यों करा मेरे साथ ऐसा? सुधा अपने घुटनों के बल गिर जाती है और रमेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैंने सेठ की दौलत के लालच में यह सब किया। रमेश सुधा की एक भी नहीं सुनता है और मोहन को अपने पास बुला लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। सुधा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं बची। तुमने न सिर्फ मेरा विश्वास तोड़ा, बल्कि हमारे बेटे का भविष्य भी दाव पर लगा दिया। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रमेश मोहन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। सुधा पीछे से उसे रोकने का प्रयास करती है, पर वो नहीं रुकता। गांव के लोग रमेश को इस हालत में देखकर उसके पास आते हैं। रमेश भाई, क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? रमेश फूट फूट कर रोने लगता है। वह सबको अपनी आप बीती बताता है। गांव वाले उसकी स्थिति सुनकर दुखी हो जाते हैं। अरे उस सेठ जयचंद को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने ना जाने कितने गरीबों को लूटा है। इतना कहकर वे सब वहां से चले जाते हैं। रात हो गई थी। रमेश गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में अपने बेटे मोहन के साथ बैठा था। मोहन अपने पिता की गोद में सिर रखकर लेटा था। वह मासूमियत से पूछता है, पापा, माँ हमारे साथ क्यों नहीं आई? बेटा, माँ अब हमारे साथ नहीं रह सकती। पापा रोते नहीं, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। मैं बड़ा होकर आपको खुश रखूंगा। रमेश अपने बेटे को गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो ठान लेता है कि अब वह अपने बेटे के लिए जिएगा। अगली सुबह रमेश के जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। कल रात के आंसुओं और जागने का असर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन उसके गोद में सोया हुआ था। तभी गांव के पंडित विजय लक्ष्मी मंदिर में पूजा करने आते हैं।
वे रमेश को वहाँ बैठे देखकर रुक जाते हैं। बेटा रमेश, तू यहाँ क्यों बैठा है? सब गांव वाले तेरी चिंता कर रहे हैं। पंडित जी, अब मेरे लिए गांव में कुछ नहीं बचा। मेरी पत्नी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। अच्छा, तो बेटा वो किसके साथ रहना चाहती है? वो हमारे गांव के मुखिया के साथ रहना चाहती है। तो बेटा एक काम करो, तुम उसकी शादी मुखिया जयचंद के साथ क्यों नहीं करा देते? ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर रमेश अपनी पत्नी और मुखिया जयचंद को बुलाकर मंदिर ले आता है और फिर पंडित जी सुधा और मुखिया जयचंद की शादी करा देते हैं। तो दोस्तों, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मस्त कहानियाँ देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।